Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 24th class of CA Inter Auditing and Assurance. So, hope you have completed the earlier classes and revised them. Give your reviews and ask your queries in the comment section. So, continuing with chapter number 2, page number 2.22. In our last class, we have seen the relationship between benchmarking and materiality. So now there are examples of appropriate benchmarks depending on entity's circumstances. मतलब कि benchmarks के example बता रखे हैं जो कि entity के circumstances wise vary करेंगे. अब हम लोगों ने benchmark में वहाँ पर देखा था कि जो materiality होता है, तो मटीरियलिटी के लिए कि स्टैंडर्ड सेट करना है कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर जाएगा तो वो आइटम मटेरियल है और इससे नीचे रहेगा तो इमटेरियल है. तो वो जो बेंचमार्क होता है वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ये बेंचमार्क ले लेंगे. अब इस बेंचमार्क का हम लोग परसेंटेज या अमाउंट डिसाइड करते हैं जो कि एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है, और फिर उसके बाद ही मटीरियलिटी देखते हैं हम लोग कि आइटम मटीरियल है कि नहीं है. तो बेंचमार्क के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, टोटल रेवेन्यू ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट एंड टोटल एक्सपेंसेस ले लिए, या फिर टोटल इक्विटी और नेट एसेट वैल्यू. अब सबसे बेस्ट बेंचमार्क या सबसे बेस्ट कैलकुलेशन ऑफ मटेरियलिटी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ बेंचमार्क. तो ये जो बेंचमार्क हम लोगों ने लिया है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हैं, तो इसका कुछ परसेंटेज जैसे कि 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस आइटम से, इससे अमाउंट से, फिर जो अमाउंट निकलेगा उससे ऊपर कोई भी आइटम होगा वो मटीरियल बन जाएगा. तो अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स है ये तो बेंचमार्क के एग्जांपल दे रखे हैं, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ऑफन यूज फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज. और व्हेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, पिछले साल बहुत, मतलब कि पिछले साल इस साल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पर ये वाला बेंचमार्क लेना सही नहीं है ऑडिटर के लिए. तो अदर बेंचमार्क्स में भी मोर अप्रोप्रिएट, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया या फिर टोटल रेवेन्यूज़ का कुछ परसेंट ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा बेंचमार्क ऐसा. उसके बाद ये जो चूजन बेंचमार्क है, मतलब कि हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हैं या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ भी ले रहे हैं, ये मतलब कि इसके लिए डाटा कौन सा यूज़ करना है? तो इन रिलेशन टू चूजन बेंचमार्क विच इज़ चूजन इन द अबोव एग्जाम्पल, रिलेवेंट फाइनेंशियल डाटा और ऑर्डिनली इंक्लूड्स प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन. मतलब कि डाटा कौन सा यूज़ करना है जब बेंचमार्क सेट करेंगे? तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन डाटा कैन बी यूज. Period to date financial results and financial position data can be used. Budgets or forecast for the current period can be used as a data. और एक दे रखा है इन्होंने, एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट चेंज इन सर्कमस्टांसेज ऑफ द एंटिटी एंड रेलेवेंट चेंजेस ऑफ द कंडीशन इन द इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें एंटिटी ऑपरेट करता है. मतलब कि मान लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मटेरियलिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए डिटरमाइन करी गई थी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, लेकिन सर्कमस्टांसेस डेट गिव राइज टू एक्सेप्शनल डिक्रीज और इंक्रीज इन सच प्रॉफिट. मतलब कि कोई ऐसा केस हो गया जिसके कारण इस साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, पर कोई एक्सेप्शनल आइटम के कारण हुआ है ये. तो इन दिस केस such profit may lead the auditor to conclude that the materiality for the financial statement as a whole is more appropriately determined using normalized profit before tax from continuing operation figure based on past results. तो फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शनल आइटम का इफेक्ट हटाएंगे और मतलब कि हम लोग पास्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोगों का करंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे कि इतना होना चाहिए था, और फिर अकॉर्डिंगली उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. तो उसके बाद ये तो थे कि इन ये फाइनेंशियल डाटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग बेंचमार्क चूज़ करेंगे. उसके बाद आता है कि डिटरमाइनिंग अ परसेंटेज टू बी अप्लाई टू अ चूजन बेंचमार्क इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. अब ये जो हम लोगों ने ऊपर बेंचमार्क्स के एग्जांपल देखे थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू, इसका कितना परसेंटेज हम लोगों को एज अ बेंचमार्क रखना है वो प्रोफेशनल जजमेंट है. तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंटेज एंड द चूजन बेंचमार्क. परसेंटेज मतलब 5%, 10%, चूजन बेंचमार्क मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, सच दैट द परसेंटेज अप्लाइड टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन विल नॉर्मली बी हायर देन द परसेंटेज अप्लाइड टू टोटल रेवेन्यू. तो ये केवल एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि ऑडिटर में कंसीडर 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन टू बी अप्रोप्रिएट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का 5% वो अप्रोप्रिएट मानता है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वो ऑडिट कर रहा है. वाइल अगर ऑडिटर कंसीडर 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस अप्रोप्रिएट फॉर नॉन प्रॉफिट एंटिटी, लेकिन अगर वो वही नॉन प्रॉफिट एंटिटी की ऑडिट कर रहा है तो वहाँ पर उसके लिए बेंचमार्क अप्रोप्रिएट क्या रहेगा? 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस. हायर और लोअर परसेंटेज however may be deemed appropriate in different circumstances. It depends on entity to entity या फिर circumstances to circumstances कि ऑडिटर के लिए ऑडिटर को क्या सुइटेबल लगता है टू बी सेटेड एज अ बेंचमार्क.
अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, अब उसके बाद हम लोग वापस इस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड द बेंचमार्क, ये हम लोग को पता लग गया। सच दैट अ परसेंटेज अप्लाइड टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन विल नॉर्मली बी हायर देन परसेंटेज अप्लाइड टू टोटल रेवेन्यू। मतलब कि जो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज लेवल सेट करेंगे वो टोटल रेवेन्यू का जो हम लोग, मतलब कि अगर टोटल रेवेन्यू भी एक बेंचमार्क का एग्जांपल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बेंचमार्क का एग्जांपल है, तो जो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए परसेंटेज लेवल सेट करेंगे वो नॉर्मली हायर होगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोग परसेंटेज लेवल सेट करें टोटल रेवेन्यू का। क्योंकि जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जैसे प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख आ रहा है और टोटल रेवेन्यू हम लोगों का 1 करोड़ है, तो जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज हम लोग 10% एज्यूम करते हैं तो वो कितना बनेगा 10,000। तो 10,000 से या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन जो होंगे वो मटीरियल होंगे, मतलब एक्सपेंस अगर 10,000 या ऊपर उसके ऊपर का होगा तो ही वो मटीरियल होगा, उससे नीचे का तो इमटीरियल होगा। लेकिन वहीं अगर टोटल रेवेन्यू का हम लोग 10% लेंगे तो 1 लाख होगा। अब इसका 10 लाख होगा, तो उस केस में हम लोगों का जो 10 लाख से नीचे के एक्सपेंस होंगे वो तो हमारे लिए मटेरियल हो गए, और 10 लाख से ऊपर के जितने भी होंगे वही मटेरियल होंगे, तो बहुत कम होंगे। तो एक तरीके से इसलिए मतलब कि हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो परसेंटेज लेवल होता है वो नॉर्मली इसलिए हायर होता है एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू परसेंटेज लेवल। उसके बाद हम लोग आते हैं मटीरियलिटी लेवल और लेवल फॉर अ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी ऊपर जो पढ़ा था वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की मोस्टली बातें हुई थी। अब हम लोग फॉर इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर के लिए मटीरियलिटी लेवल की बात करेंगे। तो फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे जो कि इंडिकेट करते हैं कि ऑडिटर को पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर के लिए भी मटीरियलिटी लेवल सेट करना चाहिए। और ये जो होते हैं तो इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर। उनके लिए ही सेट करेगा जब उसे लगता है कि वो वाले इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंस इंक्लूड द फॉलोइंग, मतलब कि फैक्टर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है May 20 के लिए, तो आप इसे प्लीज़ याद करें। अब ये फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, लॉ, रेगुलेशन या एप्लीकेबल FRF जो है वो अफेक्ट करता है यूजर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम्स। अब यहाँ पर सर्टेन आइटम्स यूज हुआ है जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गए, मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन हो गया, या फिर TCWG। तो उस केस में यहाँ पर लॉ, रेगुलेशन या FRF जो है वो इनका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट करता है रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर ये यूजर्स के डिसीजन को भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए ऑडिटर को इसके लिए इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर में कवर हो गया, इसलिए भी ऑडिटर को मटीरियलिटी लेवल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है की डिस्क्लोजर्स इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में कुछ की डिस्क्लोजर्स होना रिक्वायर्ड है और यूजर्स भी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही अपना डिसीजन लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को उस डिस्क्लोजर के लिए या उस अकाउंट बैलेंस या उस ट्रांजेक्शन के लिए भी मटीरियलिटी लेवल सेट करना पड़ेगा। फिर जैसे कि एग्जांपल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्योंकि उनकी मेन कॉस्ट ही कौन सी होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है whether attention is focused on a particular aspect of company business that is separately disclosed in the financial statement। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली डिस्क्लोज हो रखी है और साथ के साथ ही वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उनके डिसीजन लेने में। जैसे कि अगर एंटिटी ने कोई बिजनेस नया एक्वायर करा है तो वो यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिटर को उसके लिए भी मटीरियलिटी लेवल सेट करना पड़ेगा उस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए या फिर उस डिस्क्लोजर के लिए। ये तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने ऊपर सबसे पहले देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए मटीरियलिटी लेवल, उसके बाद हम लोगों ने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी देखा था, और उसके बाद अब हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर के लिए मटीरियलिटी लेवल। अब उसके बाद आता है अब ये जो हम लोगों ने मटीरियलिटी डिसाइड करी है इसमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट। तो रिवीजन इन मटीरियलिटी लेवल एज अ ऑडिट प्रोग्रेसेस। तो मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल may need to be revised as a result of change in circumstances that occur during the audit, या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर चेंज इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज एंड ऑपरेशन। मतलब पहले ऑडिटर ने कुछ और ही समझ लिया था एंटिटी और उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, लेकिन अब उसको पता लगा कि नहीं, मैंने जो समझा था पहले वो गलत था, एंटिटी ऐसे ऑपरेट कर रही है। तो इस कारण से ऑडिटर को क्या करना पड़ सकता है, उसका जो मटीरियलिटी लेवल उसने ओरिजिनली सेट करा था कुछ और बेसिस पे, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोला है जैसे कि एग्जांपल देखिए कि इफ़ ड्यूरिंग द ऑडिट इट अपीयर्स
एज दो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट। मतलब कि जो हम ओरिजिनली हम लोगों ने एंटिसिपेट करे थे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और जो एक्चुअल में फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो आए हैं वो डिफरेंट है। लेकिन हम लोगों ने सेट करे थे जब एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स के बेसिस पे मैच्योरिटी लेवल सेट करा था, तो वो और जो एक्चुअल है वो डिफरेंट है। तो डेट वर यूज्ड इनिशियली टू डिटरमाइन द मैच्योरिटी लेवल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो ऑडिटर नीड्स टू रिवाइज दैट मटेरियलिटी। ठीक है, उसके बाद है अगर ऑडिटर कंक्लूड्स कि लोअर मटेरियलिटी लेवल सेट करा उसने फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो या फिर इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए भी उसने मटेरियलिटी लेवल जो सेट करा है वो लोअर है देन द इनिशियली डिटरमाइंड इज अप्रोप्रिएट। मतलब कि अब उसको जो उसने इनिशियली मान लीजिए 1 लाख सेट करा था मटेरियलिटी लेवल, लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये 50,000 ही होना चाहिए था, तो उस केस में अगर वो ओवरऑल ये तो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का अगर उसने ऐसे चेंज करा है या उसको लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि इज इट नेसेसरी टू रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। मतलब कि वो जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए जो सेट करा जाता है ओरिजिनली, उससे थोड़ा कम लेवल पे और मटेरियलिटी लेवल एक सेट होता है जिसको हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं, उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है कि नहीं है। और साथ के साथ ही वेदर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स रिमेन अप्रोप्रिएट। क्योंकि जब मटेरियलिटी चेंज होगा प्रोसीजर्स भी चेंज होंगे, प्रोसीजर चेंज होंगे तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी चेंज करने की जरूरत है या वो अप्रोप्रिएट है। मतलब कि उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो हम लोगों ने प्री डिसाइडेड था वही सही है। उसके बाद यहाँ पर आता है, अब हम लोगों ने पढ़ा कि रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी हो गया। उसके बाद अब ये जो हम लोगों ने जितना भी मटेरियलिटी डिसाइड करा है, रिवीजन करा है उसका, इन सबको हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट्स एंड द फैक्टर्स कंसीडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। पहला क्या, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जो सेट करा गया है, और अगर इफ़ एप्लीकेबल, क्योंकि फॉर इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर का तो ऑप्शनल था, ऑडिटर को लगता है तो उसे सेट करना पड़ेगा। तो इफ़ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड, एंड अगर इनमें कोई रिवीजन हुआ है तो उसको भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला टॉपिक है इसको अपन लोग चैप्टर 3 के अंदर और डिटेल के अंदर देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर। ये आपके जो मटेरियलिटी के अंदर आपको क्या 4 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी रहती हैं, मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, और अगर हमारे ऊपर मटेरियलिटी पर्टिकुलर क्लास वाली लगती है तो वो डॉक्यूमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो हमने सेट करा है वो करेंगे, और अगर इन तीनों में से कुछ भी चीज़ रिवाइज होती है या इन तीनों में कुछ भी चीज़ का रिवीजन होता है जब ऑडिट प्रोग्रेस करती है तो हम उसको भी रिवाइज करेंगे। इस आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना एक 11th टॉपिक शायद ऊपर छूट गया था, अपन उसको भी कवर कर लेते हैं इस क्लास में। क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। जब हम लोग अपने ऑडिट वर्क को डेलीगेट और सुपरवाइज कर रहे होंगे, अपने ऑडिट असिस्टेंट्स को डेलीगेट कर रहे होंगे, तो हम लोग उसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखेंगे। एन ऑडिट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल्स। हाँ, हमें पता है। एज वी ऑब्जर्व इन द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, जब प्रिपरेशन और डेवलपमेंट हो रहा था ऑडिट प्रोग्राम का, तो ऑडिटर वुड नेचुरली हैव टू डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एज वेल, क्योंकि अपन लोगों को बहुत सारी चीज़ों का असेसमेंट पहले ही करके रखना पड़ता है अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिखने के लिए। During the course of his work, the auditor is also likely to use the work performed by other auditors also. ये जब वो ऑडिट प्रोग्राम बना रहा होगा तो उसको जो वर्क अदर ऑडिटर्स ने करा है, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर्स ने अगर कुछ काम करके दिया है या फिर कुछ और एक्सपर्ट्स ने काम करके दिया है, तो ऑडिटर को वो भी यूज़ करना पड़ेगा। A lot of work is delegated by auditors to his assistants also. The auditor should carefully direct, supervise and review work delegated to assistants. जो ऑडिटर ने अपने असिस्टेंट्स को काम दिया है उसको ढंग से डायरेक्ट करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, और उसको जब वो काम कंप्लीट करके दे दें तो उसको रिव्यू भी करना चाहिए। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना चाहिए कि जो वर्क परफॉर्म हुआ है, जो दूसरों ने अदर ऑडिटर या फिर एक्सपर्ट्स ने कराए, वो एडिकेट भी है या नहीं है, सही कराया या नहीं कराया, और उसके काम आएगा या नहीं आएगा फॉर इस पर्पज़। ऐसे 220 जो है वो जो क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है, वो इसके बारे में स्टैंडर्ड्स ले करता है फॉर क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ऑडिटर का, टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एज लेट डाउन अंडर SA 220 एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड्स द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिट हुई है वो एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हुई है, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, और या फिर जो रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो करते हुए हुई है। एंड दूसरा पॉइंट, द ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। अगर कहीं पे मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था तो ऑडिटर ने वहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हो, पता चल रहा है उसने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया हो या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ जो यहाँ पे रिमेंबर करने वाली है, ध्यान रखने वाली है, वो ये है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द ऑडिटर।
जो उस ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा उसी की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो उसी को ही ढंग से चेक करना रहेगा कि क्वालिटी उसकी जो ऑडिट हुई है उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। अब अपन लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.